अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान, अब्दुल्ला हुमा के साथ। और आपको पता है कल ट्विटर देखने का अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो तो एक लफ्जी जंग जो है ना उसके वाज़े इशारे मिल रहे थे बिटवीन नईम उल हक एंड फवाद चौधरी। और उसके नीचे जो लोग कमेंट कर रहे थे ना, पर्टिकुलरली पीटीआई के जो ट्विटर सपोर्टर्स हैं और बड़े एक्टिवली पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, वो बड़े आग बबूला थे। और उसमें से कुछ कह रहे थे कि भाई हम यहाँ मर जाते हैं ट्वीट कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की सपोर्ट में, और आप लोग आपस में लड़ना है ना तो अकेले में जाके लड़ें। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मतलब अंधा होके किसी को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, किसी को भी फॉर दैट मैटर। इवन अगर आपके कोई स्टार्स हैं, कोई भी है जिसको आप पसंद करते हैं, मतलब टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इन लोगों के अपने प्रॉब्लम्स भी होते हैं और आई कैन ओनली इमेजिन कि कितनी मसले पड़ गए होंगे कि दोनों बंदे पीटीआई के हैं तो उनकी आपस में लड़ाई हो जाए। बट हुआ क्या है जिनको नहीं पता, हम जो बैठे हैं आपको बताने के लिए। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी लोग ऑपोजिशन और इत्तेहादियों से लड़ते लड़ते अब एक दूसरे के सामने भी आ गए हैं। फवाद चौधरी ने पीटीवी बोर्ड के इल्ज़ामात का जवाब देने के बजाय नईम उल हक को करारा सा जवाब दे डाला। और पीटीवी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से फवाद चौधरी को लिखे गए जवाबी ख़त में कहा गया है कि आपके ख़त में दर्ज इल्ज़ामात गलत, बायस्ड और ज़मीनी हक़ाइक़ के बरखिलाफ हैं और आपकी जानिब से इदारे और इंतज़ामिया पर मुसलसल तनकीद पर तशवीश है। और आपकी वजह से सरकारी टीवी के तनाज़ात जो हैं वो रोज़ाना निजी टीवी पर ज़ेर बहस आते हैं और आपकी तनकीद की वजह से कई बड़े इदारे पीटीवी से कारोबार करना छोड़ गए। इसके बाद फिर क्या हुआ? वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर नईम उल हक ने एक ट्वीट में लिखा कि वज़ीर आज़म को पीटीवी के बोर्ड और इंतज़ामिया पर मुकम्मल भरोसा है। वो इसे बीबीसी की तरह आज़ाद इदारा बनाना चाहते हैं। हुकूमत इस सिलसिले में हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। इस बयान को रीट्वीट करते हुए, अभी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, इस बयान को रीट्वीट करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने गालिब का ये शेर भी कहा, हुआ है शह का मसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। सो इसमें बड़ा सबलिमिनल मैसेज भी है कि भाई बाज़ लोग कहते हैं कि दाग की सवारी जो है गालिब के घर के सामने से गुजरी थी, बाज़ की अपनी अलग इंटरप्रिटेशन है, लेकिन समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। और उस पर क्या हुआ उसके बाद जी हमने ज़रा मज़ीद बात भी करनी है इस पर, अगर आप इजाज़त दें तो सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी हमारे साथ हैं, उनसे भी पता कर लेते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है, क्या हो रहा है। आसमा, ये तो जैसे वही बात हो गई कि अपने घर में ही अगर भाई बहनों की लड़ाई हो जाए तो फिर कौन आके उसको सुलझाए। ये बिल्कुल वो वाला सिचुएशन है। फवाद चौधरी अपोजिशन और इत्तेहादियों को नाराज़ करते करते ऑब्वियसली आपको पता ही है कि खुद ही लड़ पड़े हैं। तो ये सूरत हाल हुक्मरान जमात के लिए अब कितनी चैलेंजिंग है, ये बताएं। देखिए, पीटीआई के लिए चैलेंज बाहर से नहीं है। मैं तो ये बात अक्सर कहती हूँ कि पीटीआई के लिए चैलेंज अंदर से है। यानी पीटीआई के अंदर इतने ग्रुप्स बने हुए हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है पार्टी को, जमात को काफ़ी नुकसान होता है। इसीलिए शायद परफॉर्मेंस के ऊपर भी हरफ आता है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी ज़ाहिर है कि वज़ीर इत्तलात है और वज़ीर इत्तलात के इख्तियारात होते हैं। ज़ाहिर है कि अगर कोई अहम अपॉइंटमेंट है वज़ीर इत्तलात को ऑन बोर्ड लेना भी ज़रूरी होता है। लेकिन इस केस के अंदर फवाद चौधरी साहब को शिकायत रही हैं पीटीवी के हवाले से, और आपने देखा कि आज तो वो सोशल मीडिया की ज़ीनत भी वो लड़ाई जो है वो बन गई, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉइज़ की जो है वो हड़ताल चल रही है। कहते हैं जी वो पीटीवी के एमडी से खुश नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के अंदर जो एक ग्रुप्स बने हुए, इससे पहले असद उमर साहब के हवाले से भी आपको मालूम है कि 2 ग्रुप्स बने हुए थे और उनको भी काफ़ी टफ़ टाइम दिया गया। सोशल मीडिया के ऊपर उनके ख़िलाफ़ कैंपेन भी हुई। फिर आपने देखा कि स्पीकर नेशनल असम्बली, जो कि एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रुकन है और पायनियर्स में से हैं पीटीआई के, उनके ख़िलाफ़ उनकी अपनी ही जमात के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक्टिव नज़र आए। तो ये एक अलमिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि यहाँ पे आपसी जो लड़ाइयाँ हैं वो बाहर आ जाती हैं, बाहर निकल आती हैं और उसका बिल्कुल खुला इजहार भी होता है। अब क्या इसका कोई नुकसान होगा या नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि शुरू से पीटीआई के अंदर ये सारी चल रही हैं। अच्छा आसमा, यहाँ कोई आपको लगता है कि पिक एंड चूज वाला मामला हो सकता है? नईम उल हक ने खुलकर पीटीवी बोर्ड की हिमायत की है। वो इमरान खान के सबसे पुराने और देरीना साथी भी हैं और आप फवाद चौधरी के खिलाफ अब कोई कार्रवाई होता देख रही हैं या फिर खान साहब नईम उल हक की नाराजगी मोल ले लेंगे?
देखिए, कार्रवाई तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई होगी। और उन्होंने ये कहा कि जो पुराने आने वाले, नईमुल हक साहब का जो ट्वीट था काफ़ी वसीला था कि पुराने आने वालों को जो है वो तस्लीम करना पड़ेगा और पार्टी के जो नॉर्म्स हैं और प्राइम मिनिस्टर ने खुद ऑर्डर्स किए हैं बोर्ड के, लिहाजा उसको भी मानना पड़ेगा। लेकिन पुराने ज़रूर वो हैं, नईमुल हक साहब बड़े मोहतरम भी हैं, उनकी बड़ी कुर्बानी भी है पार्टी के लिए, लेकिन उसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर हैं और वो वज़ीरे इत्तलात और नशरियात हैं, वो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं, तो उनके पास इतना इख्तियार तो होना चाहिए कि अगर उनकी कुछ रिजर्वेशंस किसी चीज़ के ऊपर है तो उसका खुल के इजहार करें। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपने खुल्लम खुल्ला रिजर्वेशंस का इजहार किया जब 100 दिन की कारकर्दगी के ऊपर इश्तिहार छपे थे अखबारों के अंदर, तो उन्होंने कहा ये नहीं छपने चाहिए थे। फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कुछ लोग हैं बैठे हुए जो कि प्राइम मिनिस्टर को ये बात कहते हैं, तो वो बहुत ओपनली अपनी पार्टी के अंदर भी और अपनी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इसका असर जो है वो परफॉर्मेंस पे पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अच्छा आसमा, फाइनल क्वेश्चन ये भी बता दें कि सरकारी टीवी कहता है कि वज़ीर इत्तलात की बयानबाजी ने इदारे को माली नुकसान पहुंचाया है और ये नुकसानात हमारे सामने भी हैं। क्या इससे हुकूमत को कोई फ़ायदा भी होता है या क्या सिचुएशन है? देखिए, हुकूमत की जो मैं कोई बहुत बदजुबानी तक तो मैं बात नहीं कर रही, मगर मैं ये कह रही हूँ कि जो हुकूमत के लोग हैं उनका रवैया बहुत जारहाना है। वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, वो टीवी के ऊपर हो, और शायद इसकी वजह ये है कि वज़ीर आज़म का माजी के अंदर जो रवैया है वो बहुत जारहाना रहा है और अभी भी जब वो अपोजिशन के लिए बात करते हैं तो उनका लबो लहजा बहुत ज़्यादा तल्ख, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा आगे होता है। लिहाजा एक चीज़ तो लीडरशिप से उनकी पार्टी जो है वो जमात ले रही, दूसरा ये है कि उनकी परफॉर्मेंस पे जब भी सवाल होता है, PTI की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर 6 महीने तो हो गए हैं, तो एक यलगार आ जाती है। भले वो सियासी ग्रुप्स हों, भले वो सहाफ़ियों के, सोशल मीडिया के हवाले से वैसे भी, तो एक ये अलमिया अभी तक है कि तनकीद को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा और उसके साथ साथ जो रवैया अपोजिशन और उसके वो अभी तक जारहाना, बिल्कुल अपोजिशन वाला हुकूमत का रवैया, और मेरा ख्याल है कि वो अभी तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए हैं। आपने देखा होगा आहिस्ता आहिस्ता उनको कम तनकीद होती चली जा रही है और शायद यही वजह है कि उनको हौसला मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाए जिससे कि अपोजिशन जो है वो बात ना करे, या जो बाकी मीडिया के हवाले से भी। तो मेरे ये एक अनफॉर्चुनेट पॉलिसी है जिसको कि फॉलो किया जा रहा है और मुस्तकिल फॉलो किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आसमा शिराज़ी हमारे साथ मौजूद थी। वैसे ओवरऑल अगर इन द ग्रैंडेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में बात करें तो बयानबाजी या फिर बदजुबानी या फिर इस तरह की जुमले कसना, इसका फ़ायदा किसी को भी नहीं होता, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो लोग हों, चाहे वो सियासी साथ। मतलब उस वक्ती आपकी जो भड़ास है वो ज़रूर निकल जाती होगी, लेकिन आई एम श्योर जो करते हैं ये बातें और जो बहुत इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे देते हैं वो भी बाद में सोचते होंगे कि यार मैंने अगर ना कहा होता, थोड़ा सा रुक गया होता। यहाँ क्या ही निकलती होगी, यहाँ पर इनर सेटिस्फैक्शन होती होगी, बाद में जाके शायद कोई सोचता हो कि देखा एग्जैक्टली शायद ये भी हो सकता है कि मैंने करारा सा उसको जवाब दिया, लेकिन आई एम होपिंग एंड मे बी आई एम गिविंग बेनिफिट ऑफ द डाउट कि दिल में थोड़ा सा तो होता होगा कि आज जरा ज़्यादा होगी, कि शायद मुझे इतना कहना नहीं चाहिए था। आई होप ये फील होता हो, आई मीन इससे तो थोड़ा एहसास होता है कि थोड़ा सा कॉन्शियस है इंसान का या लोगों का जो इतनी बातें कर जाते हैं, थोड़ा सा तो बैड फील करना चाहिए बाद में। बट एनीवे, अच्छा तो कह रहे हैं हमने काफी बात कर ली है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स फिर से जीत गया है, मुझे लगता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के सामने आ रहा है। इस दफा ट्रॉफी उठाने का क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान को 8 विकेटों से एक्चुअली हराया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं, उनसे भी हम बात करके पता लगाएंगे कि उनकी फेवरेट टीम कौन सी है। बहुत शुक्रिया शुएब, आपने वक्त दिया। शुएब, PSL मैचेस में अब तक की कारकर्दगी अगर आप देखें तो आपके हिसाब से कौन सी टीम है आपको जो फाइनल में जाते हुई या आगे जाती हुई नजर आ रही है? इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर मेरी नज़र में फाइनलिस्ट टीम नज़र आ रही है और उनके जो टॉप ऑर्डर से लेट ऑर्डर बैट्समैन भी क्लिक कर रहे हैं, विच इज़ अ ग्रेट साइन फॉर एनी टीम। और जिसके अंदर सरफराज ऑल्दो इस वक्त इतने ज़्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं आ सकी उनके बैट से, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आई एम श्योर वी विल बी सीइंग हिम एज अ क्लियर विनर। तो बाकी कुछ बाहर वॉटसन वगैरह ऑफ कोर्स खेल रहे हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम क्वेटा ग्लैडिएटर के अलावा दूसरी भी अच्छी टीमें हैं जिसमें
लाहौर की टीम काफ़ी ऊपर आती हुई परफॉर्मेंसेस अच्छी आई, रिजल्ट्स इतने वो जो पॉजिटिव थे वो नहीं आ सके, लेकिन और थर्ड टीम मेरी नज़र के अंदर मुल्तान की टीम है। आज बहुत अच्छा मैच देखने में आया उनका, लेकिन हार जीत तो खैर क्रिकेट में होती है। अच्छा शोएब, PSL से हमेशा हमने देखा है कि नए टैलेंट की भी उम्मीद होती है, तो इस दफ़ा आपकी नज़र में कौन कौन से अच्छे खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं? PSL में इस दफ़ा भी कुछ ब्राइट स्टार्स नज़र आए जो कि इन द फोर्थ कमिंग डेज पाकिस्तान के लिए मेरे नज़र में जल्द देखने में आ सकते हैं। एक तो अली शफीक हैं, फिर हारिस रऊफ़ बहुत अच्छे नज़र आए बॉलर, और एट द सेम टाइम इब्तिशाम जो हैं लेग स्पिनर। ये कुछ ऐसी फाइंड्स हैं जो वी वुड बी सीइंग देम इन नियर फ्यूचर क्रिकेट व्हिच इज़ अ ग्रेट साइन। अच्छा शोएब, एक और मामला भी हुआ, सरफराज अहमद को फिक्सिंग की पेशकश करने वाले इरफान अंसारी पर अब ICC ने पाबंदी आयद कर दी है, और जिस तरह से सरफराज ने इस सिचुएशन को, विच मस्ट बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हैंडल किया, बड़ा टाइमली बोर्ड को इन्फॉर्म किया, फिर एक्शन भी हुआ, ये क्या समझते हैं दीगर खिलाड़ियों के लिए मिसाल है? सरफराज ने बहुत अच्छा स्टेप लिया और ये पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने में आया कि PCB और ICC ने इसके ऊपर इंटरवीन किया फुली। इसी तरह खालिद लतीफ़ ने भी इसी तरह किया था, लेकिन ये कि जो मुझे पता चला है, लेकिन उनकी शायद इतनी ज़्यादा से नहीं थी या वेटेज नहीं था अंडर द बेल्ट, लेकिन but all said and done, it's a great sign for a Pakistani captain Sarfraz Ahmed that he came out with it and spoke his heart out, और उसकी वजह से एक बड़ा कदम ICC ने लिया है क्रिकेट के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे। आज है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची एट 9 o'clock एंड यू कैन वॉच इट। ऑब्वियसली आप अपनी ऐप्स वगैरह पे तो देख रहे हो, तो मैंने कितने लोगों को देखा है गाड़ियों में भी उन्होंने लगाया होता है, नॉट द वंस हु आर ड्राइविंग, लेकिन जियो सुपर भी दिखा रहा है, सो यू कैन वॉच इट ओवर देयर। आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहते हैं कि पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में नसरसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई। अब स्पीकर्स इन असेंबली नैब के हाथों गिरफ्तार हो गए हैं। कल की बहुत बड़ी डेवलपमेंट, पीपल्स पार्टी के लिए 2 दिनों में बुरी खबरें आई हैं। जरदारी साहब ने भी ऐलान जंग कर दिया है। नैब ने स्पीकर्स इन असेंबली आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके एहतसाब अदालत में पेश किया। अदालत ने 3 रोज का राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। आसिफ जरदारी ने इस पर सख्त रद्द अमल दिया है। आगा सिराज को इस्लामाबाद से क्यों आपने गिरफ्तार करना होता तो आप वहाँ से ही कर लेते, कराची से। स्पीकर को गिरफ्तार करने को मैं इस डेमोक्रेसी को ही चैलेंज कर रहे हैं आप। जेल जाना पड़ा तो आप पता है कि वो तो मेरा शुरू से सेकंड होम है, उस पर तो कोई मसला नहीं है, उस पर कोई गम नहीं है, अब देख लेंगे। और बिलावल भी मेरा बेटा है और अपनी माँ का बेटा है, उसको कहाँ डराते हो? डराओ उनको जिनने कभी देखा नहीं है। तो ये कोई मंगी साहब हैं, सिंध से लाए हैं, जो कि अरेस्ट कर रहे हैं हमारे सिद्धियों को। मौलाना साहब हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, वो जहाँ कदम रखेंगे हम उनके साथ कदम के साथ कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि इनकी इनाफ इज़ इनाफ। हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, हम दे नहीं सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी एहतसाबी अमल पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। एक बार फिर पीपल्स पार्टी के कारकुन कह रहे हैं कि भुट्टोस के लिए हमेशा पिंडी में करबला बर्पा किया जाता है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हर सिनेरियो का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम पिंडी से नहीं डरते, मगर हम रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा अलीम खान की मिसाल देते हुए सिराज दुरानी के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें नैब के खिलाफ भी उठ रही हैं। दूसरी तरफ नैब ने सिराज दुरानी के घर पर छापा मारकर काफ़ी देर तक तलाशी ली। इस दौरान पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा घर के बाहर मौजूद रहे। पीपल्स पार्टी एहतजाज की हिकमत अमली पर भी गौर कर रही है। गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी की मौलाना साहब से 2 अहम मुलाकातें भी हुई हैं। लेट्स सी क्या होता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपने ज्वाइन किया। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सारी अपीलें मुस्तरद हुई और अगले ही रोज स्पीकर इन असेंबली गिरफ्तार हो गए। पीपल्स पार्टी की मुश्किलें ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है कि अचानक बढ़ गई हैं। आप इनसे निकलने का रास्ता आप लोगों ने क्या सोचा है, पार्टी ने क्या सोच रखा है?
देखें, आपने देखा कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट एक आला इदारा है, जो 9 अपीलें थी मुख्तलिफ लोगों की, वो सारी रिजेक्ट हो गई। और ये देखें, हम तो कभी नहीं चाहते कि जो है सिंध से गिरफ्तार बराबरी की बुनियाद पे नहीं होनी चाहिए। आप देखें कि कोई अगर सिंध असेंबली का जो पाकिस्तान की सेकंड बड़ी असेंबली जो जिसने पाकिस्तान बनाया, उसके जो स्पीकर को आप जिस तरीके से गिरफ्तार किया, देखें ये तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम तो चाहते हैं कि इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए। आप सिंध से भी हो सकता था, आप इस्लामाबाद में जाके वो गया है किसी काम से या किसी हेयरिंग पे, तो उधर ही उनको गिरफ्तार कर दिया एक होटल में, एक मोअज़्ज़ज़ आज़मी था। तो देखें, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सोच ये है कि हम चाहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर करें, किसी और के न पूरा। क्यों नहीं इमरान खान का साहब ये बताइए जरदारी साहब के मुताबिक हुकूमत को दी गई जो मोहलत है वो ख़त्म हो चुकी है, अब क्या सोच रहे हैं? जरदारी साहब ने मौलाना साहब से भी तवील मुशावरत की है, क्या पीपल्स पार्टी किसी बड़ी हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तैयारी कर रही है? देखें, आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़ा लीडर है, इसलिए कि उनकी मौलाना फजल रहमान से दोस्ती भी है, भाईपी भी है। वो कभी भी कोई भी मसला ऐसी को डिस्कस होती है तो उसमें कर लेते हैं। तो हम तो अभी ज़ाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब ने या बिलावल भुट्टो साहब ने जो कहा है, हम तो वही सोचते हैं जो आवाम के लिए। हम तो चाहते हैं कि सिंध का पानी भी बंद कर दो, गैस भी बंद कर दो, बिजली भी बंद कर दो। हमने ये ज़रूर सुना था बिजली बंद होती है, आज तो आजकल गैस की जो शार्टेज है, गैस जो हफ्ता 10-10 दिन बंद हो जाती है। तो हम कभी भी इस चीज़ पे खामोश नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि 18 अमेंडमेंट को भी हम ख़त्म होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि सिंध के नवाब साहब, जी नवाब साहब, फाइनल क्वेश्चन। नवाब साहब, वज़ीर आला सिंध की अपील सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है और स्पीकर सिंध असेंबली गिरफ्तार हैं। PTI दोबारा सूबाई हुकूमत गिराने के लिए मैदान में निकल आई, तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये शुरू से लेके अभी तक जो PTI की जो नालायकियाँ हैं, PTI की जो कमजोरी है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि सिंध में हम हुकूमत बनाएं, वो तो नामुमकिन है। 26-27 वोट उनके सिंध में हैं, हमारे 99 हैं। अगर ऐसा कानून और आइन के बालातर होके ये सोचेंगे तो फिर उनकी वफाक में भी हुकूमत है। ऐसा नहीं है कि वो सिंध के गिराने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान को वफाक में नहीं होगा। तो देखें, इस तरीके से किसी को गिराना, कानून को, आइन को करना और कानून की बालादस्ती को खींचना, तो ये कभी भी सिंध की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी, पाकिस्तान की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो कर ले। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब हसन हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी तो भाई खासी गुस्से में नजर आ रही है, चाहे वो टॉप लीडरशिप हो या फिर दीगर लीडरशिप में लोग हों। अच्छा जी, शादी सीजन भी चल रहा है साथ साथ, हर चीज एक। मैं तो कहता हूँ शादी सीजन खत्म नहीं हो रहा। वैसे हमारे यहाँ शादी सीजन कहाँ खत्म होता है, लेकिन कुछ अगर हाई प्रोफाइल शादियाँ हो रही हो ना तो बड़ा मजा आता है उनके बारे में बात करने को। उनको खुद भी शौक है कि हम बात करें, तो लिहाजा लेटेस्ट किसकी शादी हो रही है जी? ईमान अली, हमारी अपनी सुपरस्टार, और उन्होंने कल अपनी माइयों की तस्वीरें कुछ जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। ऑफ कोर्स यू नो फैंस वांट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन एंड स्टार्स लव टू टेल देम व्हाट इज अप एज वेल। आज बारात है, 21 है आज शेंडी। अच्छा, ये मैंने पहले कभी नहीं मुझे पता था कि लाहौर में ये शेंडी शलीमा टाइप चीजें हैं। राइट वाली रामा उनकी बहन है, फिर उनकी वालदा भी साथ हैं। शी इज एन एक्ट्रेस एज वेल एंड शी सिंग्स ब्यूटीफुली। इसलिए तो मतलब देखे ना, फिर उनकी बहन की भी बड़ी अच्छी आवाज है। और ये साथ आप देख रहे हैं उर्वा और फरहान भी आए हुए हैं, और भी लोग हैं काफी, और दुल्हन को भी ना मिस कीजिएगा। और यहाँ भी दुल्हन हमें नज़र आ रही हैं, ईमान, और ये भी उनके सारे जो फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट। ज़बरदस्त किस्म की फेस्टिविटीज़ हमें नज़र आ रही हैं, ट्रेडिशनल जिस तरह होनी चाहिए। तो माइयों के रंग भी देखा है आपने, सारों ने वही पहने हुए थे, वेरी नाइस। आज शादी है एंड ऑफ कोर्स शादी की भी तस्वीरें बहुत आएंगी, तो हम बैठे हैं ना इधर आपके साथ, हम शेयर करेंगे। फेसबुक पे स्टोरीज होती है ना, ब्रेकिंग न्यूज़, फवाद खान ने ऐसा क्या कर दिया, डिश डिश डिश। बेचारे फवाद खान ने कुछ भी नहीं किया वैसे, बट फिर भी कहानी तो बताएं। पोलियो वर्कर पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए जो काम कर रहे हैं, हम उनकी बहुत तारीफ करते हैं। पूरे पाकिस्तान में लोग इनके काम के मोतरफ हैं, मगर गुज़श्ता रोज़ ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद ये ज़रूरत महसूस की जा रही है कि मुहिम से वाबस्ता अफराद को तरबियत की भी ज़रूरत है। हुआ ये कि अदाकार और गुलकार सुपरस्टार फवाद खान, जिन्होंने PSL 4 के टाइटल सॉन्ग भी गाया है, दुबई में परफॉर्मेंस भी दी, ओपनिंग सेरेमनी में TV पर नज़र आ रहा है, वो अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि ही इज़ नॉट इन द कंट्री। एंड उस वक्त लाहौर में वाक़ उनके घर पर पोलियो टीम पहुंच गई। टीम का कहना है कि वो सारा दिन इस बात का इंतजार करती रही कि फवाद खान के बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जाएं, मगर
मगर मुलाजमीन ने न बच्चों को बाहर निकाला, ना ही टीम को घर में अंदर दाखिल होने दिया कि बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने की इजाज़त नहीं है। ये मुलाजमीन का मौक़िफ़ था, जिस पर पोलियो टीमों से ताबुन न करने पर फवाद खान, जो वहाँ हैं भी नहीं और गालिबन उनके एहलिया भी मुल्क से बाहर हैं, उनके खिलाफ FIR काट दी गई है। मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि बच्चों के वालिदैन घर पर नहीं थे, हिफाजती नुक्ता नज़र से उन्हें अजनबियों से दूर रखा गया और ये सारी स्टोरी है। फवाद का भी यही मौक़िफ़ है कि he was not in the country, his wife was not around in the town, को भी मुल्क में नहीं थी और जाहिर है कि बच्चों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी, जो भी उनके साथ उनके गार्डियन थे, कि भाई किसी भी स्ट्रेंजर से नहीं मिलाना। कैसे आप घर के मालिक की गैर मौजूदगी में सारी काम कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसी पे हमने बात ज़रूर करनी है कि शायद कोई तरबियत भी चाहिए पोलियो वर्कर्स को। काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसी पर हम बात करेंगे और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है इंसदाद पोलियो के लिए वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बाबर बिन अता। बाबर, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपसे कल परसों भी बात हुई थी, आज फिर आप हमें ज्वाइन करने। बहुत हम तारीफें करते रहे हैं, दे आर डूइंग, पोलियो वर्कर्स आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, नो डाउट अबाउट इट, यू नो आवर सिंसियरिटी एज वेल, जिस तरह हम इनकरेज कर रहे होते हैं। लेकिन ये बात कुछ अजीब सी है, मतलब एक फवाद खान के घर के बाहर ही क्यों पूरी टीम पूरा दिन खड़ी रही, जब वो नहीं अवेलेबल या फिर बाद में आ जाए। और हमारे घरों में भी ये होता है, जब बच्चे या घर वाले अवेलेबल ना हो तो टीम्स वापस मुड़ के आती हैं। तो ये जरा अजीब सा एक सिनेरियो बन गया है। हुमा, थैंक यू वेरी मच। पहले तो अब्दुल्ला को बताने के लिए याद करा दें कि 48 आवर्स अगो अब्दुल्ला वाज आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग लाहौर। कंसर्न था कितना ज्यादा कि लाहौर में ये है, लाहौर में क्या हो रहा है, व्हाई लाहौर हैज रिपोर्टेड अ पोलियो केस। फवाद खान लाहौर की एक पॉश लोकेलिटी में रहते हैं, क्योंकि लाहौर में आफ्टर 8 साल के बाद पोलियो केस आया है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी बच्चों को प्रोटेक्ट करे, और वैक्सीनेशन जो है वो दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, एक्चुअली डिप्टी कमिश्नर जो होता है ना हुमा, ये सरबराह होता है पोलियो कैंपेन का डिस्ट्रिक्ट में। डिप्टी कमिश्नर का काम है कि वैक्सीन को बच्चे तक पहुंचाए, इंतजामिया को रिप्रेजेंट करता है। पहले होता ये है कि जैसा आपने बताया कि आपके घर में भी होता है, पहले पोलियो टीम जाती है, वो रिक्वेस्ट करती है, अगर आप रिफ्यूज कर देते हैं तो आपके घर के बाहर जो चॉकिंग होती है उसमें वो रिफ्यूजल मार्क करके चले जाते हैं। फिर एज पार्ट ऑफ SOP पोलियो टीम जो है, अच्छा आप क्या, क्योंकि वही टीम आपके घर हुआ इसलिए वापस आ जाती है क्योंकि आप रिफ्यूज नहीं करती, आप कहती है बच्चा नहीं है या सो रहा है या वट एवर। लेकिन जब आप फ्लैटली रिफ्यूज कर देते हैं तो वो टीम दोबारा नहीं आती, उनका सुपरवाइजर आता है। आप उसको भी रिफ्यूज करते हैं तो उसका सुपरवाइजर आता है, जिसको एरिया इंचार्ज कहते हैं। आप एरिया इंचार्ज को भी रिफ्यूज करते हैं तो फिर ऊपर जाती है बात। इट्स अ 5 स्टेप प्रोसेस जिसको फॉलो किया गया। ये एक्चुअली ट्यूसडे से सुबह से फवाद खान के घर को रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जो छोटी बच्ची है उस तक एक्सेस दे दिया जाए और वैक्सीनेट कर दिया जाए। और ये प्रॉब्लम जो है ये बनी है कल जाके कहीं 3-4 बजे के बाद, जब तमाम जो कोशिशें थे वो नाकाम। सारे घरों में और सारे बच्चों में इतना ही कंसर्न शो किया जा रहा है कि 5 स्टेप प्रोसेस फॉलो होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, या फिर मुझे लग रहा था कि शायद पोलियो वर्कर्स में से कोई फवाद खान का फैन ज्यादा था और प्रॉब्ली दे वांटेड टू मीट हिम और they were insisting कि and more importantly बाबर, if you could add on to it कि वो 24 घंटे में 3 बार वो उनके घर गए हैं और फिर ये भी इजाजत मांगी गई कि क्या हम घर के अंदर आके कतरे पिला दें। Is this the standard operating procedure? Absolutely it is. That is why women lady health workers are always at the polio team, ताकि लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो कि हम बच्चे को बाहर नहीं ला सकते या जो छोटे बहुत छोटे होते हैं आप अंदर ना आए। That's not a problem. पोलियो वैक्सीन साय में पिलाई जाती है, नॉट कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बात ये है कि SOP फॉलो की गई थी। अब्दुल्ला ने जो बात की ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इतना तो हमें क्रेडिट दे दें वो गरीब पोलियो टीम्स को कि उन्होंने इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं कि वो फवाद खान तक पहुंच गए। अच्छा पायदे फवाद खान के बारे में एक बात बता दूं, ही इज आवर प्राइड। और मेरे लिए देखें ना ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी कि मैं फवाद खान को देखूं कि माशाल्लाह वो खुद इंशाल्लाह एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं उन्हें कन्विंस करूंगा और वो अपनी बेटी को खुद वैक्सीन पिलवाएंगे। उनका जो कंसर्न है, उनका कंसर्न सुन आ जाएंगे तो वो जरूर करवाएंगे, जाहिर है कि उन्होंने कराया भी होगा। अब्दुल्ला उनका कंसर्न सुन ले, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ जो फैमिली का कंसर्न है। ये आपका शो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। उनका कंसर्न है कि बच्ची को इम्यूनाइजेशन करवा दी गई थी व्हेन दे वर इन UK। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि जब भी गटर के पानी में वायरस नजर आता है तो पोलियो वैक्सीन जो ओरल पोलियो ड्रॉप्स होते हैं दैट इज द ओनली वैक्सीन इन द वर्ल्ड, और ये हमारी जो वैक्सीन है ये भी यूरोप से बन के आती है, कि वो बच्चे को प्रोटेक्शन देती है इस वाइल्ड पोलियो वायरस के अगेंस्ट। जब आप
अपॉन बर्थ यूके या किसी और कंट्री से इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लगवाते हैं तो वो सिर्फ इंडिविजुअल इम्यूनिटी देती है बच्चे की जात तक। वो ये इंश्योर नहीं करती कि वो बच्चा जो है वो वायरस शेड नहीं करेगा और दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करेगा। इसलिए बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट अ पोलियो फ्री कंट्री। बाबर, ये अच्छा किया कि आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी और एक्सप्लेन कर दिया। फाइनल क्वेश्चन ये बता दें, अब ये केस का क्या होगा? कोई केस बना है फिर फवाद खान के अगेंस्ट ये? क्योंकि हमें ये पता चला। मैं आपको हुआ ये कि डिप्टी कमिश्नर को जब वो पहुंचे वो सब कुछ हुआ, उन्होंने कोशिशें की। एक्चुअली अब मैं किस तरह लाइव टेलीविजन है वो ब्यूरोक्रेसी का एक अपना माइंडसेट होता है। ऑल्दो शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, शी इज फ्रॉम अ वेरी वेल एजुकेटेड फैमिली, बट ब्यूरोक्रेसी का एक अपना माइंडसेट होता है। वो कहते हैं कि नहीं जी हमने, क्योंकि देखिए मैं तो इनको हमेशा been telling all DCs कि दुनिया को कोई पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव फोर्स से इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, यू हैव टू विन पीपल ओवर। लेकिन बस अब अनफॉर्चुनेटली हो गया। और अच्छा, लास्टली बाबर, वैसे मुझे जो है ना, मुझे एक कंसर्न है कि जब वालिदैन एट टाइम्स घर पे नहीं होते हैं ना तो मुलाजमीन रिलक्टेंट होते हैं बच्चों को इस तरह की कोई भी वैक्सीन पिलाने में, बिकॉज हमारे यहाँ ट्रस्ट इश्यूज हैं सोसाइटी में। वालिदैन तो उसका अपना बच्चा वो भेज कर लेता है। अब्दुल्ला, ट्रस्ट इश्यूज, कल यूके की डिफेक्ट कैबिनेट मेंबर आई थी, मैंने उन्हें क्लियरली कहा कि जी पाकिस्तान, पोलियो फ्री पाकिस्तान एंड पाकिस्तान विद पोलियो में एक ही चीज रह गई है, सिवियर ट्रस्ट डेफिसिट। वी हैव टू विन। हमें लोगों को बताना पड़ेगा। लोगों के जहनों में क्वेश्चन है, जो फवाद, क्योंकि फवाद की फैमिली ने पूछा है कि जी हमारा ये कंसर्न है, बाकी लोग तो पूछते भी नहीं है। ये तो क्योंकि ये दिस शोज के कितना कंसर्न है फैमिलीज में, और ये दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू दिस कंसर्न। चलें, आई एम श्योर कि यू वुड बी एबल टू कन्विंस हिम एंड हिज फैमिली। बहुत शुक्रिया आपका बाबर बिन अताश। अब जो है ना, हमें मामला समझ आ गया। इससे पहले बस सुनी सुनाई बात थी, अब एक्चुअली मामला समझ आ गया कि उनका कंसर्न ये है कि उन्होंने बच्ची को यूके में इंजेक्ट कराया है, उसको सारी इम्यूनिटी के जो इंजेक्शंस होते हैं। लेकिन और फिर बाबर हमें पिछली बार भी बता रहे थे, इस बार भी उन्होंने बताया है कि जो कतरे पिलाए जाते हैं इससे ये डेंजर खत्म हो जाता है कि ये जो वायरस है ये शेड नहीं होगा। अगर आप इंजेक्टेबल लेते हैं तो वो फिर आपकी जात के लिए वो होता है, इट इज गुड फॉर यू, बट यू कुड शेड द वायरस एज वेल। तो गुड ऑफ अदर चिल्ड्रन अराउंड दैट किड, आपको पोलियो के कतरे पिलाने तो पड़ेंगे, पिलाने चाहिए भी। इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी, यू आर अ मेगा स्टार, पीपल फॉलो यू, सो आई एम श्योर ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। इतना बड़ा मामला नहीं है और ये केस भी कोई बनता नहीं है, बिल्कुल। तो वी आर वेरी ग्लैड कि ये सारी चीज क्लियर हो गया। ओके, ऑन टू अदर थिंग्स नाउ। और जल्दी से आपको बताएं, हमारे पास गेस्ट भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज दुनिया भर में मादरी ज़बान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सो मदर टंग, इंटरनेशनल डे फॉर मदर टंग, मेरा ख्याल है मैं उसकी ये तर्जुमानी कर दूं। अच्छा जी, इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में बोली जाने वाली छोटी ज़बानों की बका और सकाफती डाइवर्सिटी में उनके किरदार के हवाले से आगाही फैलाना और अहमियत उजागर करना है। और इस दिन को मनाने का ऐलान आपको ये भी हिस्ट्री में बता दें कि पहली मरतबा नवंबर 1999 में यूनेस्को की जानिब से किया गया था, जिसके बाद 2000 से 21 फरवरी को हर साल मादरी ज़बान के दिन के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन 73 ज़बानें बोली जाती हैं, जिनमें से बहुत सी ज़बानें ऐसी हैं जिनके बहुत जल्द ख़त्म या मादूम होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। इन ज़बानों में सिंध में बोलने वाली जाने वाली बहुत सी ज़बानें हैं। सांसी, एर, भाया, खैबर पख्तूनख्वा की ज़बानें, कलामी, गोरो और बादशी, और बल्तिस्तान में भी कुछ ज़बानें बोली जाती हैं जिनके प्रॉब्ली हमने नाम भी नहीं सुने। बड़े मुश्किल नाम हैं, लेकिन यही तो हम सीखना चाहते हैं। यही हम बात करेंगे इंडस कल्चरल फोरम के चेयरपर्सन, जो कि हर साल पाकिस्तान की मादरी ज़ुबानें का अदबी मेला भी सजाते हैं, नियाज नदीम साहब मौजूद हैं। नियाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें ये अंदाज़ा नहीं था, देखिए हम कितना कुछ हम समझते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इसका पूरा एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है और कितनी कोशिश की जाती है कि ये जो छोटी ज़बानें जो कम जगहों पे बोली जाती हैं या फिर कम कुछ चंद हज़ार लोग बोलते होंगे, उनको प्रिजर्व करना कितना मुश्किल है। हाँ जी, देखें, एक तो मैं और इजाफा कर दूं नाज़रीन की मालूमात में कि ये जो साल है 2019, इसको यूनेस्को ने इंडिजिनस लैंग्वेजेस का साल भी करा दिया है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेजेस डे तो आज है ही 21 फरवरी, लेकिन यूनेस्को ने 19 फरवरी को पूरे साल को इंडिजिनस लैंग्वेजेस का साल करार दिया है। पाकिस्तान में यूनेस्को के ही एटलस के मुताबिक नंबर्स डिफरेंट है, आपने 73 कहा और कुछ भी डिफरेंट नंबर्स हैं, लेकिन 67 लैंग्वेजेस का यूनेस्को जिक्र करता है कि उनका लैंग्वेजेस का एटलस है। पाकिस्तान 67 लैंग्वेजेस। हम इस शोबे से वाबस्ता हैं, ये जो बहुत सी ज़बानें यहाँ लिखी हुई हैं, वी हैव नेवर हर्ड ऑफ
of these languages as well? ये हमारे लिए खुद सरप्राइजिंग था जब हमने 4 साल पहले इस मेले का इनेकाद किया। डॉक्टर फौजिया सईद लोक विरसा की डायरेक्टर थी और हमने उनके साथ मिलके ये मेला जब शुरू किया तो हमारे लिए खुद जो हम समझते हैं कि अवेयर हैं, हम मादरी ज़बानों पे काम करना चाहते हैं, हमारे लिए हर साल 2, 4, 5 नई ज़बानों के नाम आ जाते हैं जिनके लिए लोग कहते हैं कि जिनको शामिल करें। अच्छा, लेकिन आप साथ सॉरी क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को भी मिले। ये जब हम कहते हैं कि ये जी इनकी अपनी लोकल ज़बान है, कितने लोग बोलते होंगे? मतलब ये ज़बान कब से चली होंगी? किसी एक का एग्जाम्पल दे दें। देखिए, मिसाल के तौर पर जो सिंधी ज़बान है, लेट्स से सिंधी ज़बान का जो ओरिजिन है वो संस्कृत से, लेकिन उससे भी पहले जो आपको वेदक जो चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे भी कहते हैं कि आपकी जो रूट्स हैं वो सिंधी ज़बान की वहाँ पे मिलती हैं। ज़बानें आपको पता है कि वो इर्तिका के मराहल से गुजरती हैं। कोई ज़बान पहले कुछ और होती है, लैटिन होती है, वो इंग्लिश बन जाती है, कोई और चेंज होती जाती है, ज़बानों में मॉडिफिकेशन होती है। दूसरा ये है कि कुछ ज़बानों के बोलने वाले, अब एक्सटिंक्शन हम किसको कहते हैं, ख़त्म होना किसको कहते हैं, कि जब उसके बोलने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले ख़त्म हो जाएं। अब पाकिस्तान में ऐसी ज़बानें भी मौजूद हैं जिसके बोलने वाले हज़ारों में नहीं सैकड़ों में, या 400-500 लोग हैं जो बोलते हैं उस ज़बान को। इस तरह की ज़बानें पाकिस्तान में मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि ये लोग कहते हैं कि जो बड़ी ज़बानें हैं वो छोटी ज़बानों को खा जाती हैं। जिस तरह बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, इसी तरह बड़ी ज़बानें, उसमें हमारी सोसाइटी का अपना भी रोल होता है। जैसे हमारे अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं कि भाई मैंने आपको बताऊं कि मैंने सिंधी ज़बान में पढ़ा है इंटरमीडिएट तक, मुझे अंग्रेज़ी में कोई मसला नहीं है, मुझे उर्दू में कोई एक्सेंट मेरा सिंधी हो भले, उसमें मुझे मज़ा आता है, लोगों को सुन के मज़ा आता है, लेकिन मेरी प्रोग्रेस नहीं रोकता। जो साइंस है उसने प्रूव किया है कि अगर आप 5 साल तक बच्चे को मादरी ज़बान पढ़ाएंगे तो उसकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हमारे पेरेंट्स को ये गलतफहमी है कि अगर आप उर्दू अंग्रेज़ी बोलेंगे, अंग्रेज़ी पढ़ेंगे तो आपका बच्चा आप इंटरमीडिएट तक सिंधी ज़बान में पढ़ने की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ जो इतना निचली सतह पर जाता है वो लिटरेसी रेट है, या फिर अगर पढ़ लिख भी जाते हैं बच्चे तो वो इतना नहीं पढ़ लिख पाते कि वो प्रैक्टिकली कुछ कर भी सकें। नाम लिखना पढ़ना तो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। बहुत से लोग, बहुत से एक्सपर्ट्स इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि अगर इन बच्चों को इनकी ज़ुबान में पढ़ाया जाएगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। फॉर इंस्टेंस पंजाबी में पढ़ाएं, सिंधी में पढ़ाएं, बरोही में पढ़ाएं, बलोची में पढ़ाएं, तो कुछ समझ भी आएगा इनको। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है कि लिटरेसी न होने का एक रीज़न ये भी है कि हमने तालीम को मुश्किल बनाया हुआ है। अब बच्चा जब पैदा होता है, अपने घर में सिंध के कुछ इलाके हैं जहाँ पे बच्चा सिंधी भी नहीं ढाटकी बोलता है, तो उसकी पहली जो ज़बान उसके कान में आती है वो ढाटकी होती है, तो उसको हम कहते हैं कि आपने अंग्रेज़ी में पढ़ना है। ढाटकी भी चली गई, सिंधी भी चली गई, उर्दू भी चली गई, आपने उसको कहा कि अंग्रेज़ी में पढ़ें, तो बच्चा ज़ाहिर है कि स्कूल से घबराएगा। फिर हमारे पास स्टैंडर्ड्स एजुकेशन के वो नहीं है जो होने चाहिए कि भाई आपने इंग्लिश ऐसी दी है कि जो बच्चे को आसान और दिलचस्प बना के समझाई जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि लिटरेसी में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है मदर लैंग्वेजेस में अगर एजुकेशन हो। फिर दूसरा ये कि हमारे पाकिस्तान में देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है आर्टिकल 28 कहता है कि अगर किसी भी क्लास का लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर डिस्टिंक्ट है तो उसको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना ये रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान की। अब उसके लिए इदारे बनाना, उसके लिए करिकुलम्स बनाना, आपको उर्दू की कोई दिलचस्प किताब नहीं मिलती, सिंधी, पंजाबी, बरावी को तो छोड़ दें, आपको उर्दू की कोई इंटरेक्टिव और दिलचस्प किताब नहीं मिलती बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो सिंधी में, बाकी ज़बानों में ये होनी चाहिए ताकि बच्चे, मतलब हमटी डमटी की पूरी किताब क्यों बच्चे शौक से पढ़ते हैं कि वो इंटरेक्टिव है। हमटी डमटी से उसकी तो कोई कनेक्शन भी नहीं बन रही। बहुत शुक्रिया आपका इधर आने का और बड़ी इंपॉर्टेंस आपने बताई। इसीलिए आपको बता दें कि लोग कहते हैं जब आप कोई और ज़बान भी सीखें, हम तो ये खैर अपनी लोकल लैंग्वेजेस की बात करें, फ्रेंच, स्वीडिश, मतलब वट एवर यू लर्न, आप बेहतर सीखते हैं जब आपके इर्द गिर्द भी वो लोग बोलते हो ज़बान, वरना एक अकेले आप बोल रहे हैं, आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो लिहाजा लोकल लैंग्वेजेस भी क्यों मरती हैं, बिकॉज बोलने वाले ख़त्म हो जाते हैं, इर्द गिर्द को बोल नहीं रहा। अगर स्कूल में भी अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, घर आके वो रिपीट करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो उनके लिए बेहतर रहेगा रादर देन अंग्रेजी में सीख रहे हो, दिमाग में बैठेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे हम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2013 के बल्दियाती एक्ट में तब्दीली कर रही है जिसके तहत ज़िला काउंसिल को ख़त्म किया जा रहा है। यही निज़ाम ज़मशुदा कबायली अजला में भी लागू होगा। दूसरी जानिब अपोजिशन हत्ता के हुकूमती बल्दियाती नुमाइंदगान भी तरामीम के मुखालिफ नजर आ रहे हैं। पेशावर से आदिल परवेज़ ने एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है, ये देखिए पहले आप। ऑब्वियसली जब 2 टियर सिस्टम होगा तो उसमें कानून में चेंजेस लाना पड़ेंगी, तरामीम लाना पड़ेंगी, प्लस विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल में 10 से 15 मेंबर्स होते हैं और नए सिस्टम में 5 से 6 मेंबर होंगे। तो तादाद कम की है ताकि एफिशिएंट तादाद कम हो तो एफिशिएंट गवर्नेंस होगी कि एक्ट को तैयार करना, एक्ट को पास करना, फिर उसकी
इलेक्शन कमीशन के पास जाना, डीलिमिटेशन करना और डीलिमिटेशन के बाद फिर इलेक्शन करवाना, इसमें तकरीबन कोई 5 से 6 महीने आराम से लग सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा बशमूल कबायली अजला में विलेज कौंसल्स की शरह 86%, जबकि नेबरहुड कौंसल्स की शरह 14% तक होगी। तहम लोकल कौंसल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा इन तरमीम की मुखालिफ है। इनके मुताबिक तरमीमी मसवदे में ब्यूरोक्रेसी को मजबूत किया जा रहा है। एसोसिएशन ने तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान किया है। मौजूदा निज़ाम भी बिल्कुल नाकिस है और अभी ये जो नया एक्ट ला रहे हैं उसमें ज़िला कौंसल को ये ख़त्म कर रहे हैं। मतलब ये कि अवामी नुमाइंदों से इख्तियारात छीन रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर को पावरफुल कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को। वो नहीं चाहते कि अवामी नुमाइंदों के मातहत सरकारी दफातर हों, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर 24 डिवाल्स डिपार्टमेंट हैं, वो छीन रहे हैं हमसे। डिस्ट्रिक्ट मेंबर हूँ यहाँ पे, पिछले हमने जो 2 टेन्योर गुजारे थे उसमें उसकी कारकर्दगी दे के और जो 3 साल से हम लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इसी को पता भी नहीं है कि विलेज कौंसल वाला नाजिम कौन है, डिस्ट्रिक्ट वाला कौन है, तहसील वाला कौन है। यहाँ पे तो इतना मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ एक दूसरे के मुकाबले में कि किसी का काम का भी पता नहीं चलता कि कोई मॉनिटर करे कि अरे ये तहसील ने किया है या डिस्ट्रिक्ट ने या विलेज ने किया है। सूबाई हुकूमत सूबी और जमशुदा कबायली अजला में 6 माह के दौरान बल्दियाती इंतखाबात कराना चाहती है। कबायली अजला में पहली मरतबा बल्दियाती इंतखाबात होंगे। बल्दियाती इदारों को सालाना तरक्याती बजट का 30% हिस्सा दिया जाएगा। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान के लिए कैमरामैन तारिक अली के साथ आदिल परवेज, पेशावर। अच्छा, मौसम से ज्यादा मौसम बदलने की खबर जो है ना, ये जो कपड़े बनाने वाले कंपनियां हैं ये दे देती हैं कि भाई स्प्रिंग आ रही है, मैं बताती हूँ, समर आ रही है। और फिर खुशी, वो जो एक्साइटमेंट होती है वो इसलिए होती है बिकॉज आप थक चुके होते हैं एक ही टाइप के कपड़े पहन के। सर्दियां आए तो सर्दियां ही चली जा रही हैं, या गर्मियां आए तो एक टाइप के हो गए। तो वो जो चेंजिंग मौसम होता है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमारा चेंज ही होगा। अच्छा, सही बताऊं, कल जो है ना मैंने अपने गर्मी के कपड़ों का बैग निकाल लिया। बेगम से चुपके वो गई थी, अभी क्या जरूरत है, आप कपड़े फैलाएंगे सारे, लेकिन मैंने निकाल लिया बिकॉज I just wanted to get into t-shirts now. नहीं, मैंने इतना टी-शर्ट टाइप सीन नहीं हुआ, लेकिन मैं तो भी एक बात बताऊं कि कल रात को मैंने पंखा ऑन किया था कमरे में 2 दिन से। हाँ, तो लिहाजा मौसम इज चेंजिंग, और लिहाजा मौसम चेंज होगा तो ऑब्वियसली फिर वो आपके फैशन और वो सब कुछ भी चेंज हो जाएगा। अभी देखिए फेब ऑफ दिस ईयर आ चुके हैं, अभी तक हमने फैशन की बात नहीं की, लेकिन चूंकि गर्मियाँ आ रही हैं, स्प्रिंग आ रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, वी शुड टॉक अबाउट फैशन। और अगर आपको कोई टिप्स वगैरह चाहिए तो वो भी हम आपको दे देंगे। तो उसके लिए आज हमें मदद कर रही हैं आमना चौधरी, यंग टैलेंटेड डिजाइनर, यस, हु इज एन अपकमिंग डिजाइनर, बनाती हैं। एंड आमना खुद भी बड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ऑन द शो आमना। तो आप भी इसी तरह होता है कि विंटर वार्डरोब और है, समर ऐसे ही होता है। अभी मैंने निकाल ली है, मगर कराची में इतनी कोई सर्दी तो नहीं पड़ती। इस साल हुई थी, हाँ, मगर इतनी नहीं पड़ती। मगर इस दफा तो आमना लोग लॉन्ग बूट्स में आ गए थे। बिल्कुल, मतलब मौका मिला है लॉन्ग बूट्स का। प्लीज डू नॉट से दैट, ऐसी गलती हमने भी की है, लेकिन जब पड़े हो तो पहन लेने चाहिए। लेकिन आमना, आई सी यू वेयरिंग ब्लैक, और ब्लैक तो हमारा मतलब सीजन इन सीजन आउट ब्लैक तो चलता ही है। लेकिन वैसे व्हाट आर यू सीइंग इन स्प्रिंग एंड समर दिस ईयर? आई थिंक दिस ईयर कोरल इज अ वेरी कलर। हाँ, कलर तो कोरल कलर का जो मिक्सचर है वो लाइट ऑरेंज, पिंकिश, ऑरेंज पिंक दोनों में चलता है। तो वो मुझे रंग बहुत पसंद है, और लिनन का फैब्रिक। अच्छा, मुझे रंग ही नहीं पता ना, तो मैं गूगल करने लगा हूं ना। आप गूगल करके तो मोड़ के दिखा देना, हम बातें करते हैं। मगर ये अब लगता है लिनन बहुत अच्छा कपड़ा है, समर में भी चलता है, यू नो, सर्दी भी हो गई अंदर एसी के साथ, तो देन वो आई थिंक लिनन इज अ गुड फैब्रिक। सिल्क्स, बट आई डोंट लाइक रॉ सिल्क इतना जितना वो मुझे खड्डी सिल्क पसंद है। आई थिंक दैट दिस फैब्रिक लाइक रॉ, लाइक जो पुराना था, जो खड्डियों में बनता था कपड़ा, वो बहुत अब आ रहा है, वो जो रस्टिक किस्म का जो होता है। मगर अब पहले वो खत्म हो गया था ना, इतने लोग नहीं बना रहे थे, चाइना से कपड़ा आया था, तो वो दिस इज सो स्मार्ट बाय द वे। आमना ने रंग का तो एक ही जिक्र किया, लेकिन फैब्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस साल फैब्रिक कौन सा है। लिनन को अक्सर लोग सर्दियों का क्यों समझते हैं फिर? आई थिंक मोस्टली एसोसिएटेड वो तो सर्दियों से है, बट नाउ अगर आप देखें तो बहुत हल्का अच्छा कपड़ा लिनन में मिलता है। अच्छा, लेकिन आमना लिनन वगैरह जो है ना, मैं आपको शुरू से बात बताता हूँ, बिकॉज वी यूज्ड टू लिव इन लाहौर एंड वी यूज्ड टू कम टू कराची इन समर वेकेशंस। तो अम्मी हमेशा से बताती थी कि लिनन के कपड़े तो कराची में चल जाएंगे, पंजाब की गर्मी में लिनन के कपड़े नहीं चल सकते, वो आपको लॉन ही पहननी है, वरना आप मर जाएंगे गर्मी में। एग्जैक्टली, मुझे लॉन मुझे नहीं पसंद। अच्छा, वो आपको पर्सनली फैब्रिक नहीं पसंद? पर्सनली मुझे बहुत हल्का लगता है, बहुत ही बारीक, बट आई अंडरस्टैंड कि बहुत गर्मी हो तो ठीक है, बट बहुत बारीक लगता है। अच्छा देखिए, ये ज़बरदस्त, इसीलिए हमने आमना को, बिकॉज शी इज एन अपकमिंग डिजाइनर, नए आइडियाज़ हैं इनके, तो कपड़ा भी किस तरह आप ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं। अगर आप नहीं हैं उस टाइप के जो आपने लॉन वगैरह नहीं पहनी, तो देयर आर अदर वेराइटीज आल्सो, एंड आमना इज टेलिंग अस। बट आमना
बता दें कि एक दफ़ा हर सीजन में एक सवाल होता है ना कि इसमें हमें तो सुनने को हम बिकॉज आई हैव 3 sisters, तो वो छोटी शलवारें, लंबी शलवारें नहीं, कमीजें छोटी। वो तो मैंने डिटेल में अभी उनसे बात करनी है, इसके बारे में सोचे। वी हैव अनदर स्टोरी एंड अनदर गेस्ट। छोटी शलवारें अब्दुल्ला कौन नेकर तो पहन के जा रहे। ऑलराइट, ओके जी, आगे चले और कुछ इकोनॉमी की बात हो जाए। असली है, पानी पियो। हाँ, मुल्क की मईशत बहरान से बाहर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक का ये दावा अपनी जगह, लेकिन इनकी अपनी जारी शुदा मालियाती रिपोर्ट कुछ और कहानी सुना रही है। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा का कहना है कि दोस्त ममालिक की मदद से पाकिस्तान माशी बहरान से निकल आया। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब में तारिक बाजवा ने कहा कि वफाकी हुकूमत की सम दुरुस्त है, उम्मीद है माशी चैलेंजेस पर जल्द काबू पा लेंगे। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना असद उमर भी बहुत पुरुम्मीद नजर आए। साल की हद तक तो जो है मामला जो हैं वो भी कवर्ड हैं, बट दिस इज़ एन ऑन गोइंग एक्सरसाइज। और इसके साथ साथ हम पॉलिसी मैयर्स भी ले लें, सिर्फ ये नहीं है जी। पॉलिसी मैयर्स ये हैं कि रुपए की कदर में कमी की गई है, जिसके नतीजे के अंदर आपकी जो इम्पोर्ट्स थी वो कम होना शुरू हो गई हैं। और आपको बताएं कि मरकज़ी बैंक की माशी सूरत हाल पर हालिया रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019 में जुलाई से लेकर जनवरी तक बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 17% से ज़ायद कमी आई है और सरमायाकारों ने 7 माह के दरमियान 40 करोड़ 90 लाख डॉलर की रकम स्टॉक मार्केट से निकाल ली। और दोस्त मुल्क चीन की सरमायाकारी भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 27.8% कम है और सबसे ज़्यादा कमी तवानाई के शोबे में देखी गई, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में आधी से भी कम रही। और गवर्नर स्टेट बैंक के इस बयान पर रोजनामा डॉन ने अपने एडिटोरियल में सवाल उठाया है कि अपनी ही जारी करदा रिपोर्ट के बाद तारिक बाजवा ये दावा भुला किस तरह कर सकते हैं। फरहान बुखारी साहब ने ज्वाइन किया है, शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। आपसे हर मरतबा इकॉनमी में बड़ी सेर हासिल बात होती है। ये बताइए कि बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 17% कम हो गई, बजट खसारा 2.7% बढ़ गया, मगर गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि हम माशी बहरान से निकल आए हैं। क्या वजह आपको नजर आती है उनके इस एतमाद की, कॉन्फिडेंस की? जी शुक्रिया। मेरे ख्याल में सूरत हाल ये है कि एक ख्वाब की सी कैफियत में ये बड़े बड़े लोग रह रहे हैं, जो हकीकत है उससे डिटैच्ड हैं और किसी हद तक ये ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि माजी में भी ये हुआ है कि अच्छी कहानी बयान करके हुकूमतों ने सच्चाई को एक तरफ रखने की कोशिश की है। सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान की मईशत अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात के शिकार है और अगर आपको कहीं से कुछ अंदिया मिला है कि इन्वेस्टमेंट आ रही है या आ जाएगी, तो यही कहा जा सकता है कि ये तो बिल्कुल शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे एक और तस्वीर पेश की जा रही है। और आप आम लोगों से पूछें जिनके पिछले 1-2 महीनों में जिनके बिजली और गैस के बिल्स कितने ज़्यादा बढ़े हैं, आम आदमी की तो कमर टूट गई है। ये सूरत हाल बड़ी परेशानी की है। हुकूमत को रियलिटी चेक से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि हट के फिर हुकूमतें उस क्राइसिस मोड को मैनेज करने के लिए जो दरकार होती हैं पॉलिसीज, फिर उनसे भी हट जाते हैं और माजी में इसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। बिल्कुल। फरहान बुखारी साहब ये भी बताएगा कि क्या ये कहा जा सकता है कि मौजूदा माशी टीम अब बैरूनी कर्जों और सरमायाकारी के ऐलानात पर ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद हो गई है, या उन्हें माशी हालात की सही खबर नहीं है? देखिए, हुकूमतें जब कोई गलतियां करती हैं तो ये सिर्फ माशी टीम नहीं बल्कि इवेंचुअली बिल आखिर वज़ीर आज़म पे बात जाती है और उनकी सारी काबीना पे बात जाती है। ये चूँकि एक सियासी मामला है, तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हुकूमत को रियलिटी चेक की ज़रूरत। और देखिए, इससे बड़ी इंडिकेशन क्या होगी एक बहरान की कि पाकिस्तान IMF के पास जाने की तैयारी कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ख़ुद ख़ास तौर पे दुबई गए IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लगार्ड से मिलने के लिए। IMF की 75 साल तारीख़ में कोई एक भी वाक़या किसी ऐसे मुल्क का नहीं हुआ जबकि कोई मुल्क IMF के पास बग़ैर बहरानी कैफियत के गया हो। तो एक बहरान और एक मुश्किल है, ठीक है, कुछ शुरुआत हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। और बुखारी साहब, जब फोकस की आप बात कर रहे हैं, रियलिटी चेक दिखाने की, रियलिटी चेक की आप बात कर रहे हैं, फोकस की आप बात कर रहे हैं, कितना वक्त दरकार है इस मईशत को अपने पैरों पर खड़ा होने में? जिन सुहाने ख्वाबों की बात की जा रही थी या दिखाए जा रहे थे, वो रियलिटी से अभी कितने दूर हैं?
देखिए, इसके ऊपर टाइम फ्रेम तो लगाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ये जो ख़राबी है ये साल में हुई है। आप पाकिस्तान की मईशत के हवाले से 10-11 साल पहले के नंबर्स देखें, आज के देखें, ज़मीन आसमान का एक फ़र्क नज़र आता है। साल का सफ़र होगा, मुश्किल सफ़र होगा, लेकिन कम से कम डायरेक्शन होनी चाहिए। और ये जो शुरू में अच्छी ख़बरें देने की अब एक रीत चल पड़ी है, क्योंकि उससे शायद हेडलाइंस अच्छी बनती हैं। आपने ख़ुद जिक्र किया अपने इंट्रो में गवर्नर स्टेट बैंक के बारे में कि कितना तज़ाद है उनकी रिपोर्ट में और वो जो पब्लिक में कह रहे हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है, उनसे जाके पूछे, इसका जवाब तो दें। असद उमर साहब जो कि बहरहाल वन मैन इकॉनमी शो हैं, क्योंकि काबीना में सुनते हैं कि उनके अलावा किसी की और इतनी ज़्यादा इनपुट नहीं है, वो भी एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। तो भाई अगर ये सब के सब अच्छे मैसेज दे रहे हैं तो फिर आप और हम बैठ के बहरान की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर कुछ ना कुछ ख़राब है तो बात हो रही है ना। दैट इज़ वेरी ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना तज्जिया दिया। सीनियर साहब हमारे साथ है, आमना चौधरी भी हमारे साथ हैं। फैशन टिप्स भी हमने लेने हैं, आपके सवाल भी हमें आ रहे हैं। आप हमें भेज सकते हैं अजीब पाकिस्तान टीवी पे के फैशन से रिलेटेड, नथिंग टू डू विद छोटी शलवारें दो। अच्छा जी, आमना हमारे साथ हैं। कुछ ट्रेंड्स की हमने ब्रेक में बात कर लिया, हमें तो अपनी फ्री एडवाइस मिल गई है, अब आप लोगों को भी दे देते हैं। आमना, सो व्हाट्स इन व्हाट्स आउट दिस? आई थिंक अब हम बहुत ट्रेडिशनल जा रहे हैं। पहले छोटी कमीज़ें थी और पैंट्स थी बहुत फिटेड, अब हम शलवारों की तरफ आ गए, अनारकलीज आ गई हैं वापस, जो बहुत मुझे वो फैशन बहुत पसंद है, जो हमारा ज़रा ट्रेडिशनल किस्म का। ज़्यादा टाइट कमीज़ें नहीं, थोड़ी लूजिंग में हो, वो बहुत खूबसूरत और एलिगेंट भी लगती हैं। That's nice. तो आई थिंक दैट अब जो मेरी नई कलेक्शन निकल रही है अगले महीने, वो थोड़ी ट्रेडिशनल की तरफ है। लूज़ कमीज़ें, शलवारें हैं, कट वर्क बहुत ज़्यादा है, मिरर वर्क है, और ये हमारे पाकिस्तानी बॉडी टाइप के लिए तो बड़ी परफेक्ट चीज़ है। परफेक्ट है, आप कहीं पे भी पहन सकते हैं, थोड़ी सी भी आपको वो नहीं होगी, अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। आप स्कार्फ तो बहुत थे, 2-3 साल तक, 5 साल तक हम स्कार्फ पहने थे, मगर अब दुपट्टे जो हैं वो बहुत बड़ा कम बैक कर रहे हैं। और अब जो मेरी कलेक्शन निकली उससे ज़्यादातर दुपट्टे हैं। आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं आमना चौधरी ऑफिशियल पे, या फेसबुक पे देख सकते हैं आमना चौधरी कलेक्शन। तो उसमें आपको पता चल रहा होगा कि मेरी कलेक्शन में क्या आ रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, दुपट्टे हैं, शलवारें हैं, लूज कमीज़ें। आमना ऑनलाइन बाइंग भी हो सकती है आपकी कि दुपट्टे इस्त्री करने में बड़ा टाइम लगता है, तो आपको तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए ना। कभी देर हो रही हो और बेगम जरा गुजारिश कर देने कुछ कर दें। अच्छा मियां, इसके बीच में अपनी बात डाल रही थी ना, तो ये कितनी मतलब कोई 10 सालों में एक दफा बेगम का दुपट्टा अगर हो भी गया, ऐसे हमको रोज करनी पड़ती है ये चीजें। तो ऑनलाइन लोग बाइंग कर सकते हैं। अभी आई एम लॉन्चिंग माय वेबसाइट, आई थिंक इस साल में आई लॉन्च इट इंशाल्लाह। तो आई एम होपिंग कि वो ज़रा ज़्यादा मेरे लिए अच्छा, उनके लोगों को अब ऑनलाइन का ज़्यादा शौक है। एब्सोल्युटली, इसलिए क्योंकि सारे जो डिजाइनर्स वगैरह हैं ऑब्वियसली उनके स्टैंड अलोन स्टोर्स तो हैं, लेकिन ऑनलाइन बाइंग भी बहुत है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा, कलर्स आपने बताया कोरल, कुछ और भी बता दें। ऑफ वाइट, गोल्ड, आई थिंक वो हमारे रंगों में भी अच्छा लगता है। हाँ, हमारे ये भी देखना चाहिए कि स्किन टोन हमारी क्या है, उसके हिसाब से हमें पहनना चाहिए। जैसे रेड, ब्रिक रेड अच्छा लगता है, जो रेड जिसकी अंडरटोन ब्लू होती है वो हमें डल कर देता है। तो आई थिंक वुमेन उनको ये भी देखना चाहिए कि रंग कौन सा हम पे सूट करे, ये नहीं कि जो ट्रेंड में है वो ही अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। एग्जैक्टली, वो आपको पता होना चाहिए। आप छोटे हैं तो और तरह के कपड़े पहने, लंबे हैं तो और तरह के कपड़े। एग्जैक्टली, तो आपको वो देखना चाहिए। इंस्टेड ट्रेंड फॉलो कर लिया, ये टाइट पहन लिया, वो लूज पहन लिया, नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, और अक्सर हम लोग ये गलती कर लेते हैं कि चूंकि वो बटरफ्लाई शलवार या व्हाटएवर ये सारी चीजें चल रही होती हैं तो बस हमें पहनना जरूरी है बिकॉज इट्स द ट्रेंड, बट इट डजंट नेसेसरीली सूट ऑल बॉडी टाइप्स। एग्जैक्टली, तो कंफर्टेबल रहें। शॉर्ट, बिकॉज यहाँ पे लड़कियां सोचती हैं तो वो क्या कपड़े पहने कि वो लंबी लगे। आई थिंक दैट वो उसमें आपकी लेंथ ऑफ द शर्ट रियली मैटर्स। आपकी लेंथ पैंट की क्या है वो मैटर करते हैं कि अगर आपने बहुत छोटी पहनी तो आपकी लेंथ कट होगी, उससे आप बहुत छोटी लगेगी। अगर आपकी शलवार या पैंट की लेंथ बहुत ऊंची होगी, अगेन आपकी लेंथ छोटी होगी। अच्छा, ना वेडिंग भी आप वेडिंग वेयर? जी, आई एम गोइंग टू वेडिंग वेरी सून। ये तो मैं एवरीडे क्लोथ्स बना रही थी, बट नाउ नेक्स्ट मंथ से आई एम गोइंग टू लॉन्च इनटू ब्राइडल। तो वेडिंग पे तो मतलब लोगों को एक ही रिक्वायरमेंट है कि बहुत ज्यादा भरा और लाल रंग का हो। बट आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, नफीस काम होना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा तो पहनना जा सके कभी जिंदगी में। आई मीन, अब आपने इतना भारी शादी का जोड़ा ले लिया, अब किसी और की शादी में तो नहीं पहन सकते ना, आपने पैसे इतने खर्च किए, क्यों? आप थोड़ा सा कम काम करें, कुछ अच्छा एलिगेंट सा बनाएं जो आप 5-6 मरतबा 10 मरतबा पहन सकें जब तक वो फट जाए। राइट। अच्छा, आमना एक और चीज़, बिकॉज पीपल आर वाचिंग अस, और आजकल एक बड़ा ट्रेंड है सेपरेट्स का, इन द सेंस कि अगर शादी पे जो आप दुपट्टा पहन रहे हैं या गरारा, मतलब आपको अलग-अलग भी आप उसको कर सकते हैं। एग्जैक्टली, दुपट्टे, मुझे लगता है दुपट्टों को बहुत हैवी रखना चाहिए, क्योंकि वो किसी प्लेन कमीज के साथ, गरारे के साथ, किसी के साथ भी चल जाए। मगर शर्ट्स मुझे नहीं लगता इतनी भारी होनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद पहनने के बाद वो ख़राब हो गई,
कुछ हो गया तो आई थिंक योर बॉडी टाइप चेंजेस एंड वेट गेन्स और आप पतले हो और मोटे हो, वो सारे मसले मसाइल कपड़ों के साथ होते रहते हैं। आई थिंक दुपट्टा और साड़ी। लड़कों के लिए कोई एडवाइस, कोई मेंस फैशन? प्लीज काम वाले कपड़े मत पहने। व्हाई नॉट? आजकल तो लोग लड़कियों से ज्यादा आदमी करते हैं। नहीं, उनको प्लेन कपड़े पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। आई थिंक अगर किसी की शादी हो तो दुपट्टा हैवी हो जाए, ओके, उन्होंने कोई शॉल पहनी, थोड़ा वो लगे। वो शॉल्स मेरे ख्याल है ओवरडन हो गई हैं, प्लीज स्टॉप वेयरिंग शॉल्स ऑन योर निकाह। हमारी डिजाइनर हमें कह रही है पहन लो, तो आप कौन ब्राइड लाइक अ ग्रूम अब चलते फिरते, अब यू नो आई डोंट नो, मुझे नहीं पसंद पर्सनली। अपने भाइयों को तो मैं कभी काम सिंपल चीजें जो है ना, they have come back into fashion and they look elegant, they do look elegant. So all right Amna, thank you so much for coming here and sharing these tips with us. Now अब आप लोग बिल्कुल फैशन के हिसाब से ही चलेंगे। अब आप लोगों को पता चल गया कॉरल कलर, मुझे नया रंग पता लगा। Cannot believe he didn't know कि कॉरल फुशिया मैंने सीखा तो कुछ अर्से पहले ही कॉरल, अब मुझे क्या रेड ब्लू ग्रीन ही होते थे। बिल्कुल नहीं, मतलब इनमें को 1000 वैरायटीज है, बट एनीवे यू गेट द जिस्ट। इनके आप कपड़े भी आमना के ले सकते हैं, ये भी हमने बता दिया। और कल हम मिलेंगे इंशाल्लाह। आज कुछ चीज़ें थी, स्टोरीज हमारी कुछ ब्रेकिंग से खत्म हो गया। हाँ ना, देख ही रहे। सो वी आर गोइंग टू सी यू इंशाल्लाह टुमारो। कल फ्राइडे है तो लिहाजा बिग शो टुमारो। सी यू। खुदाफिज तो कर दो। बाय।